सिस्टम ज्वाइन किया। आज कौशल किशोर जी ने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है, पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर हमें पता ही नहीं है किसी चीज में कितना दम है, आप अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिस्टम की या एक आइडिया की। दोस्तों, इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पावर है, नंबर एक। और जो फाइटो एटॉमी ने एक अलग राह दिखाई है दोस्तों, उसमें कितना दम है, आज कुशल किशोर जी सच में आपको बताने वाले में। और हम लोग इसमें बाधा नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलूंगा अरिंदम सर को कि हम लोग जितने लोग अभी आ चुके हैं, वाकई में अगर 36 लोग हैं तो ये 3600 के बराबर है, क्योंकि नॉलेज मल्टीप्लाई होती है और आप सब लोग इतने सक्षम हैं कि नॉलेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर पाए। तो दोस्तों प्लीज अरिंदम सर 30 सेकंड के लिए प्लीज अपना संदेश दीजिए, फिर हम लोग कुशल किशोर जी को बुलाते हैं। वेलकम टू ऑल बिजनेस पार्टनर ऑफ फाइटो एटॉमी। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पेन से नहीं प्रेम से, मुख से नहीं मन से, अक्षर से नहीं अंतर से, शब्दों से नहीं स्नेह से आप सभी को नमस्कार। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इस नेशनल मीटिंग में समय दिया गया है। तो सबसे पहले मैं उन जाबाज को वेलकम करूं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यहां तक लाने का काम किया है, और दूसरे में मैं उन जाबाज को वेलकम करूं जो हमको आज इस सेमिनार में उपस्थिति दर्ज करने का मौका दिया गया है। तो मैं कौशल किशोर निवेट जो भी गया बिहार का रहने वाला हूँ, NH2 पर रहता हूँ और लगभग 2000 से सहारा इंडिया से नेटवर्क चालू किया और अभी तक किसी न किसी कारण से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखकर यहाँ आया हूँ, जो आप लोग के सामने मुखातिब हो रहा हूँ। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, इसलिए कहता हूँ कि वेलकम टू ऑल बिजनेस पार्टनर ऑफ फाइटो एटॉमी। हम लोग सब आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए हर हाल में बिजनेस के बारे में जानना हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है। मैं बता दूं बिजनेस का इंट्रोडक्शन इस प्रकार मैं दे रहा हूं कि कंटिन्यू रिलेटिंग फ्रॉम परचेजिंग विच प्रॉफिट आर कॉल्ड बिजनेस। हम लोग बिजनेस को जाने और तभी बिजनेसमैन बन सकूंगा। बिजनेस में क्या क्या गुण होते हैं ये सारी बातें यहाँ बताई जाएगी, और इसके अलावा भी बहुत तरह का नॉलेज दिया जाएगा। तो कृपया आप लोग से आग्रह करेंगे कि कलम और कॉपी साथ में रखें। तो बिजनेस एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लगातार आमदनी के साथ खरीद बिक्री किया जाता है। बिजनेस से 4 प्रकार के हमारे देश में होते हैं, या वर्ल्ड में कहीं देश में। ट्रेडिशनल बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दूसरा होता है सेल्समैन बिजनेस, जो घर घर जाकर बिजनेस किया जाता है। तीसरा है फ्रेंचाइजी बिजनेस, जो दूसरों के लिए व्यवसाय किया जाता है। और चौथा है डायरेक्ट सेल बिजनेस, जिसे सीधा व्यापार कहते हैं। ऐसे तो टाइप ऑफ वर्क हमारे देश में 3 तरह के होते हैं काम करने का जो पद्धति है, जिसमें एक है एग्रीकल्चर, जिसमें 17% लोग आते हैं। दूसरा है जॉब, जिसमें 80% लोग आते हैं। और तीसरा है बिजनेस, व्यवसाय, यहाँ पर मात्र 3% ही लोग आते हैं। तो मैं बता दूं कि बिजनेस करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस कैसे शुरू की जाती है,
तो बिजनेस का फुल फॉर्म होता है BUSINESS। बी से होता है बेस्ट प्लेटफॉर्म, यू से होता है अपकमिंग। प्लेटफॉर्म का चुनाव करें और उसके बाद उसका आने वाला समय को भी भापना जरूरी है। और एस से होता है स्टार्टअप, उसका आने वाला समय कैसा होगा। आई से होता है इन्वेस्ट, कहाँ कितना वहां पर इन्वेस्ट किया जाए। और एन से होता है नेवर, यानी कभी उस तरह का जोखिम न हो, अगर जोखिम भी हो तो उसका मुकाबला करें। ई से होता है इफेक्टिव, प्रभाव क्या पड़ेगा वहां के लोगों का। और एस से होता है सोसाइटी, वहां का सोसाइटी क्या है। और लास्ट एस से होता है सक्सेस। तो इस तरह बिजनेस में हम लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन बिजनेस का जो तरीका होता है वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। जब तक सिस्टम नहीं होगा बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सिस्टम से ही सारी दुनिया मानिए तो चलता है, चाहे इंडस्ट्री हो, देश हो, नेता हो, मिनिस्ट्री हो, आपका घर हो, आपका पंचायत हो, सारे जगह सिस्टम होते हैं और उस सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। और इस बात पर एक बात और याद आ जाता है कि अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट कंपनियां आई है, हम समझते हैं कि करीब करीब सारे कंपनी का प्रोडक्ट और प्रोफाइल में कोई त्रुटि नहीं देखा जा रहा, क्योंकि आज के डेट में सरकार चाहे किसी का हो, गलत तरीके से पेश आना और दुनिया में छा जाना ये आम बात नहीं। इसलिए प्रोफाइल और प्रोडक्ट तो सही होते हैं, लेकिन अंतर होता है सिर्फ सिस्टम का, प्लान का। सिस्टम किसी का कठोर होता है और किसी का सरल होता है। जिनका सिस्टम सरल होता है वो कम समय में अधिक डेवलप कर जाते हैं। तो मैं बताऊंगा सिस्टम का तरीका। सिस्टम माने तरीका। सिस्टम क्या चीज है? एनी वर्क आर डूइंग फ्रॉम गुड सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम। अच्छे तरीके से किसी काम को करना सिस्टम कहलाता है। सिस्टम में होता है SYSTEM। एस से होता है सेव, वाई से होता है योर, एस से होता है सेल्फ, टी से होता है टाइम, ई से होता है एनर्जी और एम से होता है मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका मनी कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे सेव रहेगा, इसके मद्देनजर रखते हुए सिस्टम को तैयार किया जाता है। तो सिस्टम आज के डेट में फाइटो एटॉमी में थोड़ा सरल दिखने को मिल रहा है। यही वजह है कि हम लोग कम समय में बहुत ज्यादा डेवलप की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरह से एक बिजनेसमैन का 10 गो सिस्टम दिया गया है, हमारे बुजुर्गों ने दिया है। वो 10 गो सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा कि पहला है टारगेट या गोल कहें। टारगेट इज वर्क दैट डूइंग अंडर फिक्स्ड टाइम। निश्चित समय के अंदर किसी काम को पूरा करना ही लक्ष्य माना जाता है, और बिना लक्ष्य के आज तक इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया है, बिना लक्ष्य के कोई आगे बढ़ने का काम नहीं किया। तो लक्ष्य भी 2-3 प्रकार के बताया जा रहा है। पहला होता है शॉर्ट टाइम टारगेट, दूसरा होता है मिड टर्म टारगेट और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट में होता क्या है कि छोटी सी समय को लेकर हम लोग टारगेट बनाते हैं। जैसे मान लिया कि 6 मंथ के लिए टारगेट बनाया कि 20,000 तक हमको इनकम कर लेनी है, लेकिन इतना से नहीं होगा। 20,000 को हम लोग खर्च कैसे करेंगे उसके लिए भी लक्ष्य बनाना होगा, उसका भी एक टारगेट हो, 20,000 में हम ये काम करेंगे। दूसरी होती है मिड टर्म टारगेट, जो 6 महीने से 12 महीने के बीच में टारगेट किया जाए, जैसा कि रूरल एरिया में स्थिति है। तो यहाँ पर 50,000 का एक टारगेट रखा जाता है और 50,000 का खर्च करने का कैपेसिटी भी बनवा लिया जाता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म टारगेट, जो लाइफ टाइम के लिए है, और ये 1 से 3 साल में कम से कम लाख रुपया पर मंथ इनकम करना लॉन्ग टर्म टारगेट से सूचित किया जाता है। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा मैं जाऊं पीछे, तो इसका हिस्ट्री में है
कि फर्स्ट बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यानी जो यूएस में है, 1 सेकेंड कौशल सर, सॉरी मैं बीच में रोकने के लिए आपको क्षमा चाहूंगा। कहते हैं कि पॉइंट इज नोटेड मिलोड, यानी कि आज हम सब क्या है वकालत कर रहे हैं, यानी कि वकील है कौन, कौशल किशोर सर, और हम साथ में निभा रहे हैं हम राजेंद्र सर और अरिंदम दत्ता सर। लेकिन आप लोग जज हैं, तो जज का काम क्या होता है कि पूरा ये देना, तो सभी लोग पेपर और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि इतना बेहतरीन मार्केबल पॉइंट आप लोगों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग मिस कर रहे हैं ना, प्लीज वो मिस ना करें, पेपर और पेन लेकर के सारा चीज को नोट करते जाए। प्लीज कंटिन्यू 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 सर। तो हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हमारे इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद 100 लोगों पर, 100 स्टूडेंट पर, लोगों पर नहीं 100 स्टूडेंट पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद क्या पाया, यहाँ 70% स्टूडेंट जो है हैव ए रफ टारगेट, मतलब यहाँ के 70% जो स्टूडेंट हैं उनके पास रफ टारगेट, हाँ या ना, करेंगे भी ना भी करेंगे, और 10% ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास क्लियर टारगेट, और 17% ऐसे लोग हैं जिनके पास नो टारगेट, उनके पास कोई टारगेट नहीं। इसलिए नहीं है कि उनके पास उनके पैतृक संपत्ति था, जिनके चलते उनकी मानसिकता टेंडेंसी इस तरह का बन चुका है कि हमको कोई लेना देना नहीं है किसी दूसरे काम से। तो इस तरह से, और 3% जो है क्लियर और गुड प्लानिंग के रास्ते पर चलते हैं, और वो 3% है बिजनेसमैन। आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक 20 साल बाद, पहले 1953 में ये सर्च किया गया था, और उसके बाद 1973 में दोबारा 20 साल बाद सर्च किया गया, और सर्च करने के बाद रिजल्ट क्या आया कि 70% इंडियन एपीएल ग्रेड में आते हैं, अबाउट पुअरिटी लाइन, और 17% लोग बीपीएल ग्रेड में आते हैं, बिलो पुअरिटी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और 10% लोग जो जिनका फिक्स टारगेट था, क्लियर टारगेट था, वो कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई मास्टर बन गए, कोई कुछ बन गए, और 3% जो थे बिजनेसमैन जो थे, वो आज के डेट में रिच मैन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूछा 3% लोग ने कि आखिर कौन सा तरकीब आपके पास है जिसके चलते आप 3% रिच मैन हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, आई हैव ए स्मार्ट फार्मूला, मेरे पास स्मार्ट फार्मूला है। उन्होंने पूछा क्या है स्मार्ट फार्मूला, तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट का स्पेलिंग होता है SMART। एस से होता है स्पेसिफिक, निश्चित कर लेना, एच से होता है स्पेसिफिक, निश्चित करना, एम से होता है मेजरेबल, माप तौल कर लेना, ए से होता है एक्चुएबल, वास्तविकता प्राप्त करना, आर से होता है रीजनेबल, किसी भी तरह का कारण या कोई परेशानी भी आए तो उसका मुकाबला करना, यानी कारणवश, और चौथा है लास्ट है टी, टी से होता है टाइम लाइन, यानी समय सीमा के अंदर ये सारी बात समझ लेते हैं कि समय सीमा के अंदर सब काम कर लेना, तो निश्चित है कि उनकी सफलता मिल जाती है। सिस्टम नंबर 2 पर चलेंगे, जिसका नाम है टूरिंग, घूमना और घुमाना। देखिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन को बिजनेस करने का क्या क्या तरीका होता है, मैं बारीकी से आप लोग के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इसके पूर्व मैं बता दूं कि लक्ष्य का मेन मोटिव क्या होता है, लाइफ को अपग्रेड करना। टारगेट का सिस्टम नंबर 1, टारगेट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है लाइफ अपग्रेड करना। दूसरा सिस्टम है टूरिंग, घूमना और घुमाना। पॉइंट नंबर 2 ये आपको बताता है एक बिजनेसमैन कैसे घूमते हैं, जहां घूमते हैं, जहां जाना है वहां के लिए उनको कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें 7 तरह के आवश्यकता को दर्शाया गया है, जिसमें पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां मैं जा रहा हूं वहां का बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे। दूसरा है फुल टाइम एंड फुल मनी, टूर करना इतना आसान बात नहीं है, जिनके पास समय होता है और पैसे होते हैं वही टूर कर सकते हैं। तीसरा होता है मोबाइल ऑफ, सेल्फ एंड फ्रेंड्स, यानी मोबाइल को ऑफ करके ही टूर करने में मजा आता है, अपना और अपने साथ जितने भी लोग हैं सब। अटैच
यू एंड योर फ्रेंड्स ऑलवेज। बाहर में घूमते समय अपने साथियों के साथ हमेशा अटैच रहना चाहिए। मेक डिस्टेंस विथ क्राउड एरिया, भीड़ भाड़ वाले जगह से बचनी चाहिए। डोंट इंडिकेट वन फिंगर बट फुल हैंड, बाहर में टूर में निकलने के बाद एक अंगुली का इशारा करके किसी चीज का इंडिकेट नहीं करना चाहिए, बल्कि फुल हैंड पूरे हाथ से करना चाहिए। और सातवां लास्ट है, डोंट टच टू अननोन पर्सन एंड थिंग्स, बाहर में जाने के बाद किसी अनजान व्यक्ति से और किसी वस्तु से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए। तो इसका मेन मोटिव होता है, सिस्टम नंबर 2 का मेन मोटिव होता है नॉलेज अपडेट करना, ये बिजनेसमैन के पास होता है। तीसरा सिस्टम नंबर 3 बता दूं मैं, एबीपी सीटिंग, बैठना और बैठाना, ये बिजनेसमैन के पास बहुत बारीकी से जानकारी रहता है और हमेशा करते हैं। तो एबीपी सीटिंग थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको विस्तार से बताऊं कि ए से होता है एडवाइजर, बी से होता है ब्रिज यानी माध्यम, और पी से होता है प्रोस्पेक्ट। एक सलाहकार होते हैं और एक सीखने वाले होते हैं, और तीसरा जो होते हैं जो ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम होते हैं। तो उन लोग का मीटिंग में, बिजनेसमैन का जो मीटिंग होता है वो बहुत तौर तरीके से होता है। तो इसको मैं और आगे बताऊं, इस सीटिंग बैठने का प्रक्रिया जो है कितने तरह का है, जो हम लोगों को जानकारी मिली है आपके सामने रखना चाहूंगा कि बैठने का 3 प्रक्रिया दिया गया है। पहला है राउंड टेबल एबीपी सीटिंग, दूसरा है सर्किल एबीपी सीटिंग, और तीसरा है क्लासरूम एबीपी सीटिंग। कहने का मतलब है कि राउंड टेबल उसे कहते हैं जैसे चेयर और टेबल लगा करके बैठ गए और गोले से लोग सुन रहे हैं, मीटिंग हो रही है। दूसरा है सर्किल, जैसे सिनेमा हॉल में सिलसिलेवार चेयर लगा रहता है, या कहीं कहीं मीटिंग में भी सिलसिलेवार लंबा चेयर लगा रहता है सर्किल में, तो उसे कहते हैं सर्किल एबीपी सीटिंग। और तीसरा होता है क्लासरूम, जहां बच्चे लोग पढ़ते हैं, जहां स्टूडेंट का जगह होता है। तो ये सिस्टम हमारे देश में, इंडिया में सुभाष चंद्र बोस लाए थे आपको 1939 में। उनका एक चाइनीज साथी थे आयोनीची कायोकामा, जिनका नाम था आयोनीची कायोकामा, उनके साथ आए थे और उन्हीं के द्वारा यह सिस्टम दिया गया था। इसका मेन मोटिव होता है फोकस करना। अब मैं चलूं सिस्टम नंबर 4, 5 मिनट चिट चैट। 5 मिनट चिट चैट करना यानी 5 मिनट बातचीत करना। कहने का मतलब है कि हम टूर में जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल गए हैं और अनजान व्यक्ति को बस में या ट्रेन में या जहाज में कहीं भी मिल जाते हैं, तो उनसे हम परिचय कैसे करेंगे, उनसे बातचीत कैसे करेंगे, इसके बारे में भी एक बिजनेसमैन को तरीका दिया गया है, जिसका मेन पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। 10 तरह का तरीका है जिसको अपनाने की जरूरत है। अगर किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी है तो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन का मतलब होता है उनके पास कोई ऐसी चीज हो जिनका मैं बड़ाई कर सकूं। जैसे मान लिया कि उनके पास कोई मोबाइल बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, तो मोबाइल भी बता सकते हैं, या उनके पास ड्रेस शर्ट बहुत बढ़िया है तो शर्ट को भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये शर्ट कहाँ से खरीदे थे सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तारीफ करते हैं। तो इसके बाद शुरू हो जाती है। उसके बाद हाय हेलो होता है, हैंडशेक होता है। उसके बाद तीसरा नंबर में सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, परिचय देने का काम करते हैं। अदर इंट्रोडक्शन होता है, परिचय लेने का काम करते हैं। उसके बाद हेल्प मी और सहायता मांगने का काम करते हैं। जब दोनों में बातचीत बढ़ जाती है तो सहायता मांगने का काम करते हैं, जैसे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और थोड़ी सी बात करनी है, आप कृपया मुझे थोड़ा सा देर के लिए मोबाइल दे। तो इस तरह से मोबाइल से बात हो जाती है और उसके बाद थैंक्स बोला जाता है, प्रॉमिस किया जाता है और नंबर एक्सचेंज करते हैं आपस में दोनों को। और इसके बाद नाइट टू मीट यू, बहुत अपने आप को मिलकर खुशी हुई इसका इजहार करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि ओके बाय बाय। इस तरह से किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बना लेना बहुत आसान तरीका दिया गया है, जिसका मेन मोटिव होता है मेक गुड फ्रेंड एंड शॉर्ट टाइम। मेक गुड फ्रेंड इन शॉर्ट टाइम। सिस्टम नंबर 5 है टी अप, तारीफ करना।
जितना किसी भी वस्तु का तारीफ बिजनेसमैन करते हैं ना, उतना शायद ही कोई करते होंगे। ये आइडिया करीब हम सबों के पास है कि किसी वस्तु को सेल करने के लिए बिजनेसमैन कितना तारीफ करते हैं। तो देखिए, तारीफ करने का कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको मैं आपके सामने रखूं कि जिस चीज का तारीफ करना है, सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। जब तक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उसका तारीफ नहीं कर सकते। तो तारीफ करने के दरमियान दोनों आमने सामने होते हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है आई कांटेक्ट, आंखों का इशारा। आप किसी वस्तु का प्रचार कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसका तारीफ कर रहे हैं, तो आपको आंखों का इशारा होना चाहिए, और तीसरा वॉइस टोन होना चाहिए, मधुर आवाज होनी चाहिए, और चौथा है फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए, चेहरे का हाव भाव भी आपको दिखाना पड़ेगा, और पांचवा है बॉडी लैंग्वेज, जो आपको शारीरिक भाषा को भी दर्शाना पड़ेगा, और छठा है फीलिंग, अपने आप को महसूस भी करना पड़ेगा, और सातवां है हाइपरनेस, आपके अंदर जोश और जुनून में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मेन मोटिव होता है वैल्यू अपग्रेड करना, या कहें जीरो से हाई लेवल तक पहुंचना। तो ये पांचवा सिस्टम है। छठा सिस्टम को मैं बता दूं, नेम लिस्ट, नाम सूची। नेम लिस्ट हर जगह पाई जाती है, स्कूल में, अस्पताल में, थाना में, हर जगह पाया जाता है। लेकिन हम लोग को क्यों जरूरी है, एक बिजनेसमैन को क्यों जरूरी है, अपनी पहचान को जानकारी देने के लिए, अपनी पहचान के लिए नेम लिस्ट जरूरी है। बाहर में किसी घटना होने पर नेम लिस्ट द्वारा अपने या अपने परिवार को सूचित किया जाता है, जो जोखिम से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से नेम लिस्ट भी बिजनेसमैन के पास बहुत अधिक होते हैं, और इसका मेन मोटिव होता है बायोडाटा सेव करना। अब सिस्टम नंबर 7 पर चलेंगे, इंफॉर्मेशन विथ इनवाइटेशन कॉल। इंफॉर्मेशन विथ इनवाइटेशन कॉल, सूचना का आदान प्रदान करना। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले 4 तरह के अभी तक के सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे पहले लेटर कार्ड द्वारा किया जाता था, चिट्ठी पत्र द्वारा। दूसरा है फेस टू फेस, आमने सामने मिलकर के भी अपना इंफॉर्मेशन दर्ज करते हैं। और तीसरा है मोबाइल फोन द्वारा, और चौथा है सोशल मीडिया, सामाजिक पत्रकार द्वारा। तो ये सिस्टम जितना बिजनेसमैन के पास है, हम लोग उतना अपनाना पड़ेगा, और अपने आप को बदलाव लाने के बाद ही अपना सकते हैं। जब तक अपने आप को बदलाव नहीं लाएंगे तो नहीं संभव है। और बदलाव लाने का मतलब है कि चेंज करना। चेंज का मतलब होता है CHANGE, चेंज। C से होता है क्लॉथ, अपने कपड़े को सुधारना होगा। H से होता है हैबिट, अपनी आदत को सुधारना होगा। H से होता है एटीट्यूड, अपनी नजरिया को सुधारना होगा। N से होता है नेचर, अपनी स्वभाव को बदलनी होगी। और G से होता है गोल, या अपने लक्ष्य को बनाना होगा। और E से होता है एनवायरमेंट, अपने वातावरण को यानी माहौल को क्रिएट करना। इस तरह से सिस्टम नंबर 7 हो गया, जिसका मेन मोटिव है मार्केट कैप्चरिंग करना एंड प्रोडक्ट को सेल करना। सिस्टम नंबर 8 को मैं बता दूं, सीनियर एडवाइजर, उच्च सलाहकार। एक बिजनेसमैन के पास उच्च सलाहकार होते हैं, जो बताते हैं कि आपका बिजनेस कैसे होगा, अभी का स्थिति क्या है, ये सलाहकार लोग सब बताते हैं। बिजनेस देखिए, ये सीनियर मैनेजर कहते हैं कि बिजनेस 4 प्रकार का होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। सेल्समैन बिजनेस, जो घर घर जाकर करते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस, जो एक ब्रांडेड कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर के करते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं। और चौथा होता है डायरेक्ट सेल बिजनेस, जो सीधा व्यापार होता है। तो आप हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में अक्सर कृषि क्षेत्र में आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका यूज करते रहते हैं, कृषि को करते आ रहे हैं। लेकिन उनको ये पता भी होना चाहिए कि जितना पहले जमीन था, वो धीरे धीरे पार्ट में बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते हम लोग एक दिन 0 पॉइंट पर आ जाएंगे, इसलिए वो फेल्योर होते जा रहा है। दूसरा है सेल्समैन बिजनेस, जो घर घर जाकर व्यापार करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति कोई सामान दे देता है कि आपको इतना में बेचना है, आपको 100 रुपये पीस दूंगा, और वो चला जाता है और अपने फील्ड में घर घर घूम करके
बेचता है उसमें 100 रुपया इसको मिलता है प्रति पीस, लेकिन जो देता है उसको मिलता है 300 रुपया प्रति पीस। तो ये सेल्समैन का व्यवस्था है। तीसरा है फ्रेंचाइजी बिजनेस, दूसरों के लिए व्यापार करना। किसी ब्रांडेड कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिया तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद बिजनेसमैन को लोभ हो जाता है और लो क्वालिटी के माल को भी चीप माने ज्यादा कमाई के लिए रखना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है ब्रांडेड कंपनी उनके बगल में ही दूसरा फ्रेंचाइजी खोल देता है और खोल करके उनको पराजित कर देता है। तो इस तरह से तीसरा बिजनेस में भी थोड़ा सा दिखाया गया है। और चौथा बिजनेस है डायरेक्ट सेल बिजनेस, जो सीधा व्यापार है। तो सीधा व्यापार के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल क्या होता है। इनडायरेक्ट सेल में फैक्ट्री से निकलने के बाद कस्टमर तक आने में बहुत काफी खर्च होता है, और उस खर्च में से कुछ मोटी रकम एक व्यक्ति के पास चला जाता है। और डायरेक्ट इनकम में वैसा बात नहीं है, ये सारे के सारे पैसे आम जनता के बीच में बांट दी जाती है। तो मैं बता दूं कि सिस्टम नंबर 9, इसका मेन मोटिव होता है बिजनेस प्लानिंग करना। बिजनेस प्लानिंग करना। और सिस्टम नंबर 9 है 3 बाई शेयरिंग। किसी भी व्यक्ति से अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का शेयर करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। जो दिल की 3 बातें शेयर करते हैं वो बिजनेसमैन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे 3 C इसमें दिया गया है। फर्स्ट C से है चांस, दूसरा C से है चॉइस, और तीसरा C से है चेंज, बदलाव। यानी इस तरह से चेंज करते करते अपने दिल की 3 बातें शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद एक आपस में दूसरे को जानकारी मिल जाती है कि आपका क्या इतिहास है। सिस्टम नंबर 10 है जिसका कैलकुलेशन कहते हैं, गणना करना। इसमें हम लोग देखा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। पहला है रेनबो सिस्टम, जो आप लोग भली भांति जानते होंगे, LIC वगैरह ये PLC सब आते हैं। दूसरा है बाइनरी सिस्टम, जिसमें 90% लोग आते हैं, और रेनबो सिस्टम में मात्र 9.5% आते हैं। और तीसरा है मैट्रिक्स सिस्टम, जो डायरेक्ट सेल के माध्यम से जाना जाता है, और इसमें 0.5% ही कंपनी काम करती है। ये अकॉर्डिंग टू 2015 ईयर्स का। तो रेलवे सिस्टम में क्या होता है वो आप लोग वाकिफ है। समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं बता दूं कि बर्न ऑफ नेटवर्क कंपनी इन 1888। कहने का मतलब है कि नेटवर्क का जन्म 3/3/1888 में बाई चार्ली पोंजी, जो लिव रहने वाला है हॉन्ग सिटी का, जो इटली में पड़ता है। वो इटली का हॉन्ग सिटी का रहने वाले चार्ली पोंजी ने 3/3/1888 को नेटवर्क चालू किया था, जो ना तो ऑनलाइन था ना ही ऑफलाइन। उस समय बहुत इंसान थे, लोग और काम चलाते थे, और वो अपनी चालाकी के वजह से भी मौखिक काम चलाते थे। तो चार्ली पोंजी ने है अमेरिका चला गया, और अमेरिका जाकर 1920 में पोंजी स्कीम खड़ा किया, और पोंजी स्कीम खड़ा करके यानी रेनबो सिस्टम के तहत खड़ा करके और उन्होंने बिजनेस को शुरू किया। आफ्टर 1930 में 10 वर्ष बाद क्या करता है कि चार्ली $1500 मिलियन का पैसा व्यवस्था कर लेता है, और 1934 से 48 तक डॉक्टर कार्ल रेनबेक, और जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, वो जो है एक पाउडर का निर्माण करता है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट। 1949 में देखिए 1949 में कैलिफोर्निया में यानी अमेरिका में भी मान के चलिए एक हैजा हो जाता है, महामारी हो जाती है, और उस न्यूट्रीलाइट का बहुत अति आवश्यक जरूरी पड़ जाता है, जिसके चलते वो चार्ली पोंजी के पास 2 व्यक्ति जाते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू अथराइज होते हैं, जेवन एडेड और रिच डेवोस। ये दोनों व्यक्ति जाकर के चार्ली से मिलते हैं, और चार्ली से ये कॉलरा का निदान के लिए बहुत कुछ
समझाने का काम करते हैं कि हमको ये न्यूट्रीलाइट पाउडर जो है दे दीजिए, इसके एवज में आपको बहुत से लोग देंगे डायरेक्ट सेल करने के लिए और आपके पास हैवी मनी आ जाएगा, बहुत काफी पैसे हो जाएंगे। तो 1958 में इन्होंने 5000 प्रोडक्ट बेच दिया और इसके बाद इसको लोभ हो गया और कंपनी का नामकरण कर दिया। उस पाउडर का नाम छोड़ करके, न्यूट्रीलाइट छोड़ करके कंपनी का नाम रख दिया और उस कंपनी का नाम एम्बे पड़ा। 1975 में जब उन्होंने न्यूट्रीलाइट से समझौता नहीं किया तो 1975 में उनके ऊपर केस हो गया, मामला कोर्ट चला गया और ये कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया FTC, फेडरेशन ट्रेड कमीशन। इसके बाद 1979 में एम्बे केस को जीत जाता है और जीतने के बाद उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स 3000 और सिस्टम प्रोडक्ट सेल करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और WFDSA का लाइसेंस जारी हो जाता है। WFDSA का मतलब होता है कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल। इसके बाद 1996 में उन्होंने इंडिया में एंट्री करता है, जो इंडिया में जोगिंदर सिंह और अजय खन्ना के साथ दोस्ती करके और इंडिया में IDSA का लाइसेंस लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के स्टार्ट करता है बिजनेस। IDSA का मतलब होता है इंटरनेशनल डायरेक्ट सेल एसोसिएशन, और बिजनेस को स्टार्ट करता है। और एम्बे आज तक अपडेट रहा है, लेकिन 1996 में उसका पहला ऑफिस मुंबई में था, जो 1998 में दिल्ली में कर दिया गया और उसके बाद से आज तक बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनियां आ गई है, जिसका करीब करीब आंकड़ा बताता है कि 300 प्रोडक्ट कंपनियां अभी तक यहाँ आ गई। तो मैं थोड़ा सा नेटवर्क का परिचय दे दूं कि नेटवर्क में कैसे लोग नेटवर्क करते हैं और कैसे करना चाहिए, नेटवर्क को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है NETWORK। एन से होता है नो, यानी सुनने से डरो नहीं, एक नेटवर्क का ये लक्षण होनी चाहिए, सुनने से डरो नहीं। ई से होता है एजुकेशन, यानी सीखने से डरो नहीं, यानी कोशिश करो, जानने की खूब कोशिश करो, एजुकेशन प्राप्त करने की खूब कोशिश करो। टी से होता है ट्राई, यानी बार बार कोशिश करो। W से होता है वेल्थ माइंडसेट, यानी धन की इच्छा रखना चाहिए, वही नेटवर्किंग कर सकता है। O से होता है अपॉर्चुनिटी, कृपया अवसर को मिस ना करें, इसके भी ख्याल रखना पड़ता है। और R से होता है रेंज, अपना एरिया बढ़ाएं, दूरी बढ़ाएं। और K से होता है किंग नहीं, किंग मेकर बने। तो अब मैं समय को देखते हुए थोड़ा आप लोग से मुखातिब होना चाहूंगा कि दुनिया में संभलना हम भी जानते थे जनाब, दुनिया में संभलना हम भी जानते थे जनाब, पर ठोकर उसी पत्थर से लगी जिसे हम अपना माने। तो कहने का मतलब है कि बहुत अड़चने आती है जिंदगी में। अब मैं दूसरा बताऊं उसके पहले एक कामयाबी का नजारा पेश करूं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे की टोकने से बाज रुका नहीं करते। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे को टोकने से बाज रुका नहीं करते। उस पंछी का भी बड़ा नाम होगा जो आसमान को छूने में नाकाम होगा, उस पंछी का भी बड़ा नाम होगा जो आसमान को छूने में भी नाकाम होगा। जो हौसला रखते हैं आकाश की छूने की, जो हौसला रखते हैं आकाश की छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती है गिर जाने की। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड। थैंक्स।